हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एम्स, MPPNST, RUHS, UPC नेट एंड ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हेल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया। सो वेलकम एवरीवन, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट। मतलब इनमें से कौन सा थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट नहीं है। चलिए बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट नहीं है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या आर, जिसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। बताएं क्या आंसर होगा। Which of the following is not a thermodynamic coordinate? थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट से हम क्या समझ सकते हैं? थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट यानी कि वो कोऑर्डिनेट्स जो कि ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स ज़रूरी होते हैं उनको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पढ़ते हैं बेटा प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर। PVT को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। PVT आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। कौन सा नहीं है थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट, ऐसा पूछा है प्रश्न में। प्रश्न ठीक से देखें, पूछा है कि कौन सा थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट। तो आर जो है वह थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट नहीं है। इट इज अ गैस कांस्टेंट। आर को हम क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट कहते हैं। वह फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि प्रेशर, P फॉर प्रेशर, V का वॉल्यूम और T फॉर टेम्परेचर। ये क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम की स्टेट को बेटा डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम रिमेन्स सेम, यानी वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है, कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर होता है, ये पूछा है। बताएं कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट। सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। यस। जब भी हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? 4 प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस, हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर हम पढ़ते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और हमारा चौथा है आइसोकोरिक प्रोसेस, जो चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको देखना आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस वह है जिसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जहाँ कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जहाँ पर हीट, टोटल हीट कंटेंट कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? adiabatic process. Adiabatic process is a process where the total heat content of the system is constant. उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पर टोटल प्रेशर जो है वह कांस्टेंट होता है। प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? ये चारों प्रोसेस नोट कर लीजिए बेटा, चारों प्रोसेस नोट कर लीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस? बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस जहां पर
टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जहां पर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। और फिर हम पढ़ते हैं एक आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया में आयतन जहाँ पे समान होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट है, देख लो मैंने लिख दिया है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, यहां पर आपको पूछा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का क्या मान होगा h ऊंचाई पर। कब, h ऊंचाई पर, इफ h इज मच ग्रेटर देन r, अगर h r से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। r क्या है बेटा, यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या है बेटा, और g क्या है बेटा, यहाँ पर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर होती है। हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वह घटता है ना। और कौन सा फॉर्मूला सही बता रहा है, बताओ कौन सा ये फॉर्मूला है जो सही बता रहा है। अप्रोक्सीमेशन भी दिया है, हाइट इज मच ग्रेटर देन आर, मतलब हाइट आर से मच ग्रेटर देन है, तो आपको किसी भी प्रकार का अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। जो हमारा जो पहला फॉर्मूला था, जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, उसी को चूज करना है। बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर करें। यस, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है बेटा। क्यों ऑप्शन ए सही है, हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि हाइट इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ पर जी डैश का मान हो जाएगा जी बटा 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है कि मैम ये 1 माइनस 2 एच बाई आर कब आएगा। तो बेटा ये कब आता है, जब ये वाला केस तब आता है जब हाइट इज मच लेस देन आर। हाइट यदि r से कम हो तो आंसर बी होता, ठीक है। क्योंकि जब हम हाइट का कम लेते हैं तो 1 प्लस एच बाई आर के पावर -2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, जिसमें 1 माइनस 2 एच बाई आर आ जाएगा, ठीक है। अगर हाइट r से कम है, त्रिज्या से कम है, तो 1 माइनस 2 एच बाई आर है। और अगर हाइट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द रेडियस, तो ए ऑप्शन सही है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है, बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर जिसका मास m है, जिसका द्रव्यमान m है, फ्रॉम अर्थ, हैविंग द मास कैपिटल M एंड रेडियस r इज गिवन बाय। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का एस्केप वेलोसिटी क्या है बेटा। आपको बताना है स्फीयर का एस्केप वेलोसिटी क्या है ऑफ मास m। एक स्फीयर है जिसका मास क्या है, m है, ओके, एंड मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब एक पृथ्वी के सरफेस से, अगर जिसका पृथ्वी का मास कैपिटल m है एंड हमारे पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, दिस इज अर्थ। तो आपको ये पे ये बताना है कि अगर कोई स्फीयर जिसका मास स्मॉल m है उसको हम प्रोजेक्ट करें, इसको हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग मतलब कि वह मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अगर कोई भी बॉडी प्रोजेक्ट किया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से निकलकर बाहर चला जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है।
और यहाँ पर हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। क्या होता है भाई, VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। ए ऑप्शन इज राइट। जी क्या है यहाँ पर, हाँ बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ जी क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों जी क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, क्या होता है जी, जी इज द, जी को हम कहते हैं जी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये कैपिटल जी है ना, तो कैपिटल जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होगा। इसका यूनिट क्या होगा देख लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ओके, क्लियर है क्या, सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बताओ क्या सबको समझ में आया है, बताओ बेटा। ओके चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा से ये क्वेश्चन है बेटा है ना, प्रत्यावर्ती धारा से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन सीरीज एलसीआर सर्किट इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पर किसका मान दिया है, सी का मान दिया हुआ है, संधारिता, संधारिता है 1 माइक्रोफैरेड और वी हैव एल यानी प्रेरकत्व की वैल्यू है 1 हेनरी। बताओ तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इफ सी इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड एंड इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू 1 हेनरी, बताएं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबसे पहले सीरीज एलसीआर सर्किट किस प्रकार से होता है ये देखो, एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, एक रेसिस्टर होता है, LCR, और इसको हम देखते हैं कि रेजोनेंस में ऑल्टरनेटिंग करंट जब अप्लाई होती है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। यहाँ पर आपको बेटा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो रेजोनेंट कंडीशन क्या है आपको पता है क्या, रेजोनेंट कंडीशन व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंट कंडीशन। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC होती है, क्या होती है बेटा, 1/2 पाई रूट LC। यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, 1 हेनरी, कितनी है इंडक्टेंस की वैल्यू, 1 हेनरी। और साथ में हम देखते हैं कि कैपेसिटर का क्या वैल्यू है, 1 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई इंटू 10⁻⁻6 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 10⁻³ बचता है और इसको ऊपर भेज देंगे तो 10⁻³ बटा 2 पाई
हर्ट्स, है ना, 10 के पावर 3 बटा 2 पाई हर्ट्स। दस के पावर 3 बटा 2 पाई हर्ट्स। टेन टू पावर 3 बाई 2 पाई हर्ट्स। आंसर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? चलो अभी देख लो। अच्छा, दिस इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट। कोई नहीं, 10 पावर 3 बाई 2 पाई हर्ट्स। क्लियर? लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सर्किट डायग्राम को देख के आपको आंसर डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन ठीक से पढ़े एंड कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें। यस, क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन देखो, फोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, 4 रेसिस्टेंसेस को हमने कनेक्ट किया है इन अ सर्किट जिनका फिगर दिया गया है। देखो ये डायग्राम में बताया गया है कि 4 रेसिस्टर्स कनेक्टेड है, जिसमें हमने कनेक्ट किया 4 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टर्स। यहां पर आपको क्या बताना है? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस, यानी 4 ओम रेसिस्टेंस में और 6 ओम रेसिस्टेंस में कितनी धारा बह रही है उसको आप कैलकुलेट करके बताओगे। सबसे पहले तो बेटा आपको थोड़ा बेसिक यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है। देखिए, जब हम सीरीज में देखते हैं, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना। तो ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में? ये पैरेलल में है, तो 4 + 4 बाई 2 हो जाएगा 2। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ये 2 ओम है, और इसका इक्विवेलेंट कितना है बेटा? 3 ओम है। ठीक है ना। Rp इज इक्वल टू R/N, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यहां पर 2 + 3 क्या हो गया? सीरीज है, 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, 5 ओम हो गया। और तो यहाँ पर हम करंट जो है सर्किट में जो बह रही है वो निकाल सकते हैं। मेन करंट V/R यानी कि 20 वोल्ट बाई रेसिस्टेंस इज 5, 5 4 = 20, 4 एम्पियर करंट है। 4 एम्पियर क्या है? करंट है। कितनी धारा बह रही है? 4 एम्पियर। लेकिन ये 4 एम्पियर धारा जो है, ये 4 एम्पियर धारा जो है ये यहाँ पर बह रही है। 4 एम्पियर धारा इधर बह रही है, इधर भी 4 एम्पियर धारा बह रही है। अब 4 एम्पियर धारा क्योंकि इक्वल रेसिस्टर से तो इक्वली डिवाइड होगी, ऊपर वाले में 2 एम्पियर, नीचे वाले में 2 एम्पियर। कैलकुलेट करने की आवश्यकता है नहीं, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बट यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। उसी तरह 4 एम्पियर यहाँ पर करंट है, लेकिन दोनों रेसिस्टर्स इक्वल है, दोनों का प्रतिरोध समान है, तो यहाँ पर जो धारा बटेगी वह भी समान। क्योंकि पैरेलल की बात करें, जब हम समानांतर की बात करें तो समानांतर में जब संधारित्र, समानांतर में जब रेसिस्टर जुड़े होते हैं बेटा, समानांतर में जब रेसिस्टर्स जुड़े होते हैं तो क्या होगा? वहां पे करंट जो है डिवाइड होता है। जब समानांतर यानी पैरेलल में रेसिस्टर्स डिवाइड होते हैं, देखो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इस प्रकार से, जितने ब्रांचेस होते हैं उतना करंट जो है डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा है 4 ओम एंड 6 ओम में कितना 4 ओम रेसिस्टेंस और 6 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। 4 ओम में कितना हो रहा है? 2 एम्पियर, और 6 ओम में कितना हो रहा है? 2 एम्पियर। बस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डन? इज इट क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया क्या?
अगला क्वेश्चन देख लो, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि नाभिक का साइज का ऑर्डर क्या है। एक न्यूक्लियस का साइज क्या होता है ना, नाभिक, जो हम न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12 में, वहां पर आपको बताना है कि न्यूक्लियाई का साइज क्या है। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। ओके, जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो होता है बेटा, ये कहाँ होता है। पहली बात तो बताओ, न्यूक्लियस होता कहाँ पे। एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये हमने देखा था। अब एटम का साइज क्या है और न्यूक्लियस का साइज क्या है, वो हम कंपेयर करेंगे। एटम की बात करें तो यहाँ पे इसकी साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ एटम। ये क्या है, एटम की साइज है, एटॉमिक रेडियस का रेंज है ये 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियाई, नाभिक का क्या रेडियस है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, इसका क्या रेडियस है। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला है, हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, R = R0 a⁻1/3। इस फॉर्मूला को यूज करके आप रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस को डिटरमाइन कर सकते हैं, जहां पर R0 है 1.2 फर्मी, यानी कि 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ए क्या है बेटा, मास नंबर है, यानी कि मास नंबर है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये है, दिस इज द radius of nucleus. Is it clear everyone? Is it clear everyone? समझ में आ रहा है ना। बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये फॉर्मूला नोट कर लो बेटा। हाँ, ए को हम कहते हैं मास नंबर। ए क्या होता है, मास नंबर होता है। ओके, तो बच्चों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है, हमारे उत्कर्ष पे दिवाली ऑफर आ चुका है, और कब तक है ये दिवाली ऑफर, केवल 24 अक्टूबर तक है बच्चों। तो 24 अक्टूबर से पहले पहले आपको इस दिवाली ऑफर के अंदर जो भी कोर्स परचेज करना है आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके डिटेल्स क्या क्या है। उत्कर्ष ऐप के सभी जितने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेस हैं, उन पर आपको मिल रहा है बेटा अप टू 90% ऑफ। 90% तक आपको ऑफ मिल रहा है। साथ में हम देखें तो यहाँ टॉप कोर्सेज पर आपको मिलेगा UC13 कोड लगाने पर 13% ऑफ, लेकिन उसके लिए आपको UC13 कोड लगाना है। साथ में कोर्स की जो वैलिडिटी होती है, कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। और ये लास्ट वाली लाइन अति महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिए, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस। यानी कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप अपनी मनचाही कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ और कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हुआ, मान लो आपने एम्स का कोर्स खरीदा है और आपको एम्स मिल गई, तो आपको 100% रिफंड हो जाएगा फीस। अगर आपने RUHS का कोर्स खरीदा है और RUHS का कोर्स खरीदकर आपने RUHS के कॉलेजेस में एडमिशन ले ली, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको 100% फीस वापस होगी।
यूपीसी नेट के लिए, एमपीपीएनएसटी के लिए, सारे ही कोर्सेज के लिए है। लेकिन जिस एग्जाम का आप कोर्स खरीदते हो उसी एग्जाम पे सफलता पाने पर ये आपको रिटर्न वाला जो है ऑफर अवेलेबल है। क्लियर है? ये भी ज़रूरी है बताना कि फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस आपकी वापस हो सकती है, तो आप चैलेंज के रूप में लेकर इसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में अगर हम RUHS की बात करें तो RUHS CUET 2026 मांजिल 3.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। देखिए ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं बेटा, ये हमारे टॉप कोर्सेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन पर एक्स्ट्रा 13% ऑफ है और आपको यहाँ पर कोड क्या लगाना है, UC13 कोड लगाना है। RUHS CUET 2026 मंजिल 3.0 बैच पर आपके एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिल रहा है। एम्स 2026 मंजिल 3.0 बैच पर भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे UC13 कोड लगाने पर 13% ऑफ मिल रहा है। साथ में यूपीसी नेट का ऑलरेडी जो देखिए प्राइस से रिड्यूस्ड है, लेकिन क्योंकि हमारे टॉप कोर्सेस है इस वजह से आपको UC13 कोड लगाने पर यहाँ पर आपको बेटा 13% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। ठीक है, ये केवल 24 अक्टूबर तक ही है। साथ में बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस और प्राइम प्राइस में काफी अंतर है। ये क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड में आपको प्रोवाइड हो रहा है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, वी हैव क्लास PDF एंड ई नोट्स, आस्क डाउट, क्रिएट योर ओन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और रिवीजन एंड डाउट सेशन। लेकिन यदि आप प्राइम लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड आस्क डाउट मिलेंगे, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और साथ में MCQ बैच भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे प्राइम ज्वाइन करने पर। ऊपर वाले जो है वो केवल स्टैंडर्ड के लिए है, तो जो भी आपको जैसा भी फीचर चाहिए उसको देख के सोच समझ कर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ में बेटा रामबाण बैच की बात करें तो रामबाण बैच में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जितने भी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन से हेल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। यहाँ पर आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा 13% ऑफ UC13 कोड लगाने पर। और यहाँ पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लास होगा जहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, क्रिएट योर ओन टेस्ट, ई नोट्स, DPP, क्लास एंड PDF, ये सारे आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन मास्टर पास क्या है? मास्टर पास किसके लिए है? मास्टर पास में एग्जाम्स कौन कौन से कवर हो रहे हैं? एम्स, RUHS, UPC नेट एंड अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कवर हो रहे हैं यहाँ पर। और साथ में आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, MCQ बैच है और ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी 2500 में आपको प्रोवाइड हो रही है। साथ में आप देख सकते हैं तेजस बैच MPPNST का है। MPPNST की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या बिहार BCEC की आप तैयारी कर रहे हैं तो तेजस बैच है, और वी हैव बिहार BCEC के लिए भी तेजस बैच है। इनके प्राइसेस आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एंड प्राइस का। साथ में RUHS पैरामेडिकल एंड फार्मेसी की बात करें, अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो RUHS पैरामेडिकल एंड फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोर्स है। अगर आप एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वी हैव डिफरेंट बैच। UPCPET इज अ पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर उत्तर प्रदेश, उसका भी आप प्राइस अमाउंट देख सकते हैं। ऑफर केवल 24 अक्टूबर तक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू, राधे राधे।